सो हाय एवरीवन, दिस इज श्रेष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर क्षितिज बैच। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा एग्जामिनेशन काफ़ी पास है और हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आज सर लेके आए हैं वो पीवाईक्यूज, वो मोस्ट प्रोबेबल पीवाईक्यूज और वो क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यस बच्चों, तो इसी के साथ मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखेंगे तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। हाँ बच्चों, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पिक्ड फ्रॉम पीवाईक्यूज ऑफ सीएसआईआर नेट एंड गेट। हाँ, अब बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही थी, सर आपने आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज तो सारे सॉल्व करा दिए, आप एक एक चैप्टर पढ़ाते गए, आपने उसके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करा दिए। अब सर हम लोग को कैसे हम लोग आइडिया लगाएं कि सीएसआई या नेट और गेट के कौन कौन से क्वेश्चंस को हम पिक कर लें, इस लास्ट टाइम में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। तो बच्चों परेशान मत हो, मैं आपके लिए लेके आया हूं बंच ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल हैंड पिक्ड है और वो सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा कंसेप्चुअल होने वाले हैं। आपका इस वीडियो में सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा और फिर उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट्स रिवीजन। यस, आप बच्चों इस वीडियो को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं लेके आया हूँ सीएसआई नेट और गेट के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपके सारे के सारे फॉर्मूलेज स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का आपका रिवीजन हो जाएगा और आप बिल्कुल मस्त होके आप इस वीडियो के बाद जाइए, आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तैयार हो चुकी होगी। थर्ड, मैंने क्या लिखा है, द लास्ट लीप फॉर पर्टिकुलर चैप्टर। यस, ये पर्टिकुलर सीरीज जो है ये आगे आएगी और टॉपिक्स के रिगार्डिंग। अभी मैं आज लेके आया हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ये लास्ट लीप का मतलब क्या होता है? मतलब ये लास्ट प्रिपरेशन है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैंने क्या किया, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, मैंने क्या किया, चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व किए जो आईआईटी जैम में आए हुए थे। ठीक, अब चैप्टर वाइज क्या करूंगा, मैं लेके आया हूं सीएसआई नेट और गेट के कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि उसमें आ चुके हैं, बट आप बच्चे क्या कर रहे थे, आप उसको फाइंड नहीं कर पा रहे थे कि कौन से क्वेश्चंस कौन से कॉन्सेप्ट हम इन पर्टिकुलर एग्जाम से उठा लें जो कि हमारे आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जब मैं देखूंगा तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। यस बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है नेट 2017 का। ये नेट 2017 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आप एक बार पढ़ेंगे, सारे इसके सराउंडिंग कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका चैप्टर बिल्कुल मतलब बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा पहला क्या लिखा है, करेक्ट मैच ऑफ कंपाउंड्स इन कॉलम पी विद आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हमारे पास ये तीन कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स दे रखे हैं। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हमारे पास आईआर फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, किसकी क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सर ने पढ़ाया था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकेंड लेक्चर में, है ना, पढ़ाया था। आपको याद होगा मैंने इधर एक बड़ा सा चार्ट लिख रखा था और उसमें मैंने वैल्यूज लिखी थी। तो उसमें हमारे पास जो कार्बोनिल की वैल्यू आती है, जो कार्बोनिल की वैल्यू आती है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, 1700 से लेके अप्रोक्स 1730 तक सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, और हमें पता है एस्टर के केस में क्या होता है, एस्टर के केस में क्या होता है, एस्टर के केस में होता है 1735। मैं हिंदी में बोलता हूं, कोई जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में याद कर लो, मुझे हिंदी में कंफर्टेबल ज्यादा लगता है। अगर आपको हिंदी में याद हो जाए तो आप हिंदी में याद कर लो, कोई हिंदी इंग्लिश बैरियर नहीं है। 1735 से लेके 1750, यस, इसके बीच में आती है एस्टर की। तो कंपैरेटिव स्टडी जब हम लोगों ने करी और पाया कि एस्टर की जो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो कार्बोनिल की कंपैरिजन में ज्यादा आ रही थी। ठीक है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो ये हमारा कार्बोनिल है, ये हमारा कार्बोनिल है।
और ये हमारे दोनों क्या है, नियर टू नियर एस्टर स्पीशीज हमें दिख रही हैं। आप देख सकते हो, ये देखो, है ना, ये देखो, ठीक। और ये क्या है, ये हमारा कार्बोनिल है, सिंपल। तो सर इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को, मैं वो सिखा रहा हूं। देखो अब आप कैसे ऑप्शन इलिमिनेट करोगे, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल है, ये हमारे कंपैरेटिवली क्या है, एस्टर है, मतलब इसकी आईआर फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे कम होगी, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, देखो 1745 के आसपास। अच्छा सर ये कार्बोनिल की रेंज तो नहीं है 1745, आपने तो लिखा है 1730 तक। बच्चों जो साइक्लिक कार्बोनिल होती है, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एस कैरेक्टर में भी लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया है, एस कैरेक्टर बढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो ओपन चेन कार्बोनिल है उससे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है साइक्लिक कार्बोनिल के केस में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, अब बच्चों के जैसे मैं मैच नहीं कर रहा हूं, मैं इसके सामने ही लिख दे रहा हूं 1, मतलब क्या हो गया, सी का 1 हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, हमने पहला ऑप्शन देख लिया। अब सी का 1 कहां कहां लिखा है, अब हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस अप्लाई करेंगे। पहले देखो यहाँ पे सी में 2 लिखा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये ऑप्शन कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सी में 1 लिखा है, हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे सी में 2 लिखा है, अरे ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो आप देखो 50-50 आपके ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ये 2 ऑप्शन बचे। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, अब इन दोनों एस्टर के केस में आते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला कह लो या फिर कॉन्सेप्ट कह लो, देखो आपको पता है, आपको क्या पता है, ये पता है कि ये हमारे पास होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, के, और के क्या है, हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ। और मैंने बताया था बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमारे बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या, 3 बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का आ रहा है तो उसकी क्या होगा, के की वैल्यू ज्यादा होगी, 2 की उससे कम, 1 की उससे कम, ठीक है। तो हम क्या करें, हम देख लें कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्या ये प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि ये, या इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा, तो इन दोनों में जब हमने कंपैरिजन करवाया, तो हमने देखा जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे यहाँ पे, वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे माइग्रेट हो रहे थे, माइग्रेट करके यहाँ पे बॉन्ड बना रहे थे, और ये ऐसे करके ओपन हो रहा था, यहाँ माइनस चार्ज आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पूरे पूरे लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो रहा था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था। ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में ये देखो, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के जैसे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये इधर भी हो सकता है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व, ये इधर भी हो सकता है, और कॉन्सिक्यूटिवली ये यहाँ भी खुल सकता है, और ये यहाँ भी खुल सकता है, ये वाला बॉन्ड खुल सकता है ना। तो आप देख सकते हो कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में। मतलब क्या है, मतलब ये है इसके लोन पेयर फुल्ली इन्वॉल्व है, मतलब ये ज्यादा अपने आप को यहाँ पे डिलोकलाइज कर रहे होंगे, और ये बॉन्ड जो है ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, मतलब मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किस केस में, इस केस में। कंपैरेटिव टू दिस, इस केस में क्या हो रहा है, इसके लोन पेयर इधर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके लोन पेयर इधर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहां पे लेस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, लेस सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। अब लेस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर देखो,
जो प्योर हमारा जो वन होता है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जो लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है उसकी लीस्ट आईआर फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे, क्या रिलेशन होती है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन के, और के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सबसे कम आएगी, आएगी ना बच्चों। तो इन पर्टिकुलर केस में सबसे कम किस में दे रखी है, ये वाली तो एलिमिनेट हो गई, इन दोनों में से कौन सी कम है, इन दोनों में बी कम है, तो सेकंड का बी ऑप्शन हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचा, थर्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन हम लोग यहाँ पे मैच कर लेंगे, हमारे ये दो ऑप्शन बचे हुए थे, देखो सेकंड का बी, सेकंड बी, थर्ड ए, यस दिस इज द राइट आंसर एंड वी गॉट इट। तो इसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। देखो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल सिंपल था, उसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने वो वाली स्लाइड कवर की जहां पे मैंने सारी की सारी आईआर फ्रीक्वेंसीज लिख रखी थी, आपको याद आ गया होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट, मैं वहां से लेके आया ये दोनों वैल्यूज। फिर मैंने क्या आपको बताया, एक एस कैरेक्टर वाला फंडा बताया, अभी मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा का पूरा वो अप्लाई होगा, वहां पे मैं लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रिलेशन क्या आती है। ठीक है, यहाँ पे 1/2πc आता है, उसको लिखने की इतनी अभी कोई नीड नहीं है। मैंने यहाँ पे बताया प्रोपोर्शनैलिटी की क्या क्या रिलेशन होती है, मैंने ये बताया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ कि क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स में, कि जब हमारे पास मेटल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वो क्या करता है, हमारा बैक बॉन्डिंग शो करता है, तो कॉन्सिक्यूटिवली जो कार्बोनिल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। पढ़ा है ना ऑर्गेनोमेटालिक में, ठीक है, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, हम अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉल्व कर रहे हैं। तो आप बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, इसके रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया हुआ है, गेट 2014 से आया हुआ है। यस बच्चों, गेट एग्जामिनेशन भी हमारी आईआईटीज कंडक्ट कराती है, तो गेट एग्जाम के कुछ जो मोस्ट प्रोबेबल पीवाईक्यूज हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बच्चे परेशान हो गए गेट का नाम सुनते ही, अरे गेट के तो कितने हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको आप पिक कर लो और उसको सॉल्व कर लो, उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि आया हुआ है हमारा गेट 2014 में, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईआर फ्रीक्वेंसी ऑफ सी डबल सी बॉन्ड इन द फॉलोइंग ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब एल्कीन होता है, आप सभी को पता है, इतने समझदार हो। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, ये हमारे पास 4 मेंबर रिंग है, और ये हमारे पास 3 मेंबर रिंग है, और इससे अटैच जो हमारे डबल बॉन्ड है उनकी आईआर फ्रीक्वेंसी रेंज वो कंपेयर करने को कह रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे डील करेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हाँ बच्चों, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट होता है एस कैरेक्टर का, एस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, एस कैरेक्टर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको कुछ एक प्रूफ देना चाहता हूं कि एस कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एल्कीन है, एल्काइन है, मैंने पहले एल्काइन ले ली। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होता है सी और एच के बीच में, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये बात कंफर्म है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो भी आपको पता है, क्या, sp। ठीक है, ये भी आपको पता है, कोई दिक्कत, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, कर दोगे 1 मिनट में। ठीक, फिर अब हमें sp2 का एक केस देखना है। तो अब कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन के पहले हमें बोरॉन के पास चलना पड़ेगा क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी होती। तो मैंने क्या किया, BH3 ले लिया, मैंने BH3 ले लिया क्योंकि वो प्लेनार होता है, और प्लेनार होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे कितना इसका बॉन्ड एंगल आता है, 120 डिग्री आता है, आता है ना बच्चों। अब 120 डिग्री एंगल आता है, हमको पता है ये कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, sp3।
अब sp3 के केस में हम फिर से कार्बन ले सकते हैं क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक, क्या करेंगे हम, ये मैंने H बनाया, ये मैंने H बनाया, ये मैंने H बनाया, और ये मैंने H बनाया। ये मैंने बनाया किसका स्ट्रक्चर, ये मैंने बनाया हमारे मीथेन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बच्चों होता है sp3। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp और इसका sp3। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना होता है, यहाँ पे एंगल अप्रोक्स कितना होता है, 109 के आसपास होता है। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक, तो आप यहाँ से इन सारे मॉलिक्यूल से आप क्या सीख सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं कि देखो अब यहाँ पे मैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा, तो जब जैसे ही मैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है, 50% है। कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे दो ही ऑर्बिटल तो हैं, एक एस और एक पी, तो 50% एस का हो गया, 50% पी का हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो अब परसेंटेज तो फाइंड करना आता है ना, तो अप्रोक्स यहाँ पे कितना आएगा, 3 है, तो 100 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो कितना हुआ, 33 के अप्रोक्स आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 33% हो गया हमारा, क्या एस कैरेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 ऑर्बिटल है, मतलब एक एस का है, 3 पी के हैं, इक्वली डिवाइड करो 100 को, कितना हो गया 25, तो यहाँ कितना हो गया 25%। ठीक है, 25% हो गया। तो आप देख रहे हो कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, पहले था 50%, फिर आया 33, फिर आया 25, और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, इससे हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या डिक्रीजेस, तो हमारा क्या बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। देखो वही चीज तो लिखा है, ये देखो एस कैरेक्टर यहाँ 50% था, बॉन्ड एंगल हमारा 180 था, यहाँ पे एस कैरेक्टर 33 था, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना था 120, कम हो गया इसके कंपैरिजन में। और जब एस कैरेक्टर बच के 25% बचा तो हमारे पास 109 डिग्री के आसपास हो गया। तो ये रिलेशन जो है ये रामबाण रिलेशन है, इसको अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में बसा लो, इसी से कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आगे भी, और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है तो एस कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, और वाइसी वर्सा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है तो एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो, अब हमको पता है कि एस कैरेक्टर जब बढ़ता है तो हमारा क्या न्यूक्लियस के साथ होल्ड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबके पास वाला ऑर्बिटल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीजेस तो न्यूक्लियर होल्ड आल्सो डिक्रीजेस, या इसी का वाइसी वर्सा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस तो न्यूक्लियर होल्ड इंक्रीजेस, और अगर न्यूक्लियर होल्ड किसी की इंक्रीज होगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। हाँ बच्चों, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो मतलब क्या, के वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। कौन सा फैक्टर, ये के वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एस कैरेक्टर इंक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस। यही मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस तो हमारी के की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। और एस कैरेक्टर कैसे बढ़ रहा था, बॉन्ड एंगल से बढ़ रहा था सर, ये भी लिख दो आप। हाँ, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमारी के की वैल्यू बढ़ेगी, और के की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, यहां तक ये सब क्लियर हो गया, ये फंडा क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख के ही पता लगा सकते हो, यहाँ पे आप एंगल निकाल, देखो कैसे एंगल निकालोगे। देखो आप देख रहे हो ये वाला एंगल, आप देख रहे हो ये वाला एंगल, आप देख रहे हो ये वाला एंगल। ठीक है, आप देख रहे हो इनसाइड एंगल जैसे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा एंगल यहाँ पे था, उससे कम यहाँ हुआ, उससे कम यहाँ हुआ, और उसी के कंपैरिजन में जब आप बाहर वाले एंगल की स्टडी करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड बाहर है ना, अंदर थोड़ी ना है, तो बाहर एस कैरेक्टर बढ़ना चाहिए,
तो आप देखोगे ये एंगल इतना था, ये एंगल बढ़ के इतना हो गया, और यहाँ तो हद पार हो गई, यहाँ तो इतना बड़ा एंगल हो गया। तो एस कैरेक्टर क्या कैसे वेरी करेगा? एंगल बाहर के जो एस कैरेक्टर है, बाहर का जो बॉन्ड एंगल है उससे एस कैरेक्टर हमारा वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? यहाँ मैं लिख दूं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले मैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिख दूं। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जब आप देखोगे तो वन में क्या है? सबसे कम, उससे ज्यादा किस में? सेकंड में, और उससे ज्यादा किस में? थर्ड में। ठीक है, ये चीज हमें दिख रही है, और हमें पता है बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस तो एस कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो एस कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर, ये भी यही होगा सेम। मतलब मेरा ये कहने का है कि फर्स्ट में एस कैरेक्टर सबसे कम है, सेकंड में एस कैरेक्टर उससे ज्यादा है, थर्ड में उससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, और बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात गांठ बांध लो, इससे क्वेश्चन आ सकता है, और हो सकता है इस बार ही आ जाए। ठीक, तो अब जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमें पता है के की वैल्यू बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि यही ऑर्डर हमारा किसका है? यही ऑर्डर हमारा फ्रीक्वेंसी का भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन बन रहा है? वन का सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो वन की सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस में दे रखी है? इसमें दे रखी है, इसमें बीच में दे रखी है, तो ये तो ऑप्शन पहले कट कर लो। ठीक है, वन की सबसे कम इसमें भी दे रखी है, इसमें सबसे ज्यादा ये भी कट कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे गया, ये सबसे कम है, तो इसके बाद टू है, थ्री है। हाँ, ये देखो, ये हमें ऑप्शन सही मिल गया। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ, सेकंड कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि एस कैरेक्टर में हमारी क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे हमारी डिपेंड करेगी। ठीक है ना, तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हमें और मिलता है। क्या लिखा है यहाँ पे? इन द ब्रॉड बैंड डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये NMR का क्वेश्चन है। ठीक, पहले मैं वहां पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये किसका क्वेश्चन है? 13C NMR का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 13C NMR आपका इतना ज्यादा है नहीं सिलेबस में, बट इसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में उठा के लाऊं। भाई ये तो पूछ ही सकता है ना कि कितने टाइप के सिग्नल आएंगे, तो आपको सिग्नल काउंट करना तो आना चाहिए एटलीस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 13C NMR का द नंबर ऑफ सिग्नल, देखो नंबर ऑफ सिग्नल पूछा गया है, अपियरिंग फॉर द बाईसाइक्लो ऑक्टेन A2C रिस्पेक्टिवली आर, कब आया है? नेट जून 2011 में आया है। हो सकता है कि रिपीट हो जाए, हो सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, है ना, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो आओ देखते हैं 13C NMR। अच्छा, 13C NMR का भी बेसिस वही है, क्या हमें करना है? इसका एनवायरमेंट चेक करना है। क्या चेक करना है? हमें एनवायरनमेंट चेक करना है। ठीक है बच्चों, एनवायरनमेंट कैसे चेक होता है सर? अभी देखो मैं बताता हूँ। एनवायरनमेंट चेक करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, हमारे पास ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अब हम देख सकते हैं क्या ये सिमेट्रिकल है? हाँ, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। हम लोग 1H NMR में भी तो ऐसे ही करते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं क्या ये सिमेट्रिकल है? हाँ, ये भी सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना इतना काउंट करने की कोई ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। क्या करो, देखो, इस कार्बन, ये अलग टाइप का कार्बन है, ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारा क्या, ये अलग टाइप का कार्बन है, ठीक है, और हमारे पास ये अलग टाइप का कार्बन है। ये तीन कार्बन आपको दिखे? अब देखो मैं दिखाऊंगा बाकी के कार्बन कैसे इससे सेम आएंगे। देखो, रेड वाले कार्बन, रेड वाला कार्बन ये सेम है, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ब्लू वाले में बढ़ेंगे, ब्लू वाला कार्बन यहाँ भी है, और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है हमारा, तो ये भी सेम होगा, और ये इधर भी सिमेट्रिकल है, तो ये भी सेम यही होगा, इधर होगा। और ग्रीन वाला, इसके जस्ट सामने वाला देखो, ग्रीन वाला
है ना। तो देख सकते हो आप कि इसमें 3 टाइप के सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। क्या ये डिफिकल्ट था? क्या ये नहीं पूछा जा सकता? यस, पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा, मैं ये कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिसको आता है, जिसने पढ़ा है, जिसने रिवीजन कर रखा है, वो कर ले जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल्स आएंगे? हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन है? हमारे पास है एक ये, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला। अब एनवायरमेंट चेक। अच्छा, एनवायरमेंट कैसे चेक करें? देखो, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले के इधर रेड वाला लगा है और इधर ग्रीन वाला लगा है। इस ब्लू वाले के इधर रेड लगा है, इस ब्लू वाले के इधर ग्रीन लगा है। इस ब्लू वाले के इधर ग्रीन लगा है, इधर रेड लगा है। इस ब्लू वाले के इधर इधर ग्रीन लगा है, इधर रेड लगा है। हुआ ना ब्लू वाले चारों का क्या एनवायरमेंट सेम? ठीक है। रेड वालों को चेक करते हैं। रेड वाले के दोनों साइड क्या लगे हुए हैं? ब्लू वाले लगे हुए हैं। रेड के दोनों साइड क्या लगे हुए हैं? ब्लू वाले लगे हुए हैं। हुआ ना एनवायरमेंट सेम। ग्रीन के दोनों साइड ब्लू वाले लगे हुए हैं, ग्रीन के दोनों साइड ब्लू वाले लगे हुए हैं। हुआ ना एनवायरमेंट सेम। यस, यही है 13C का बेस, और ये एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। ठीक है। तो इसमें कितने हमें मिले सिग्नल? इसमें हमें मिले 3 सिग्नल। कितने मिले बच्चों? 3 सिग्नल मिलेंगे। तो उससे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 5 दे रखा। अच्छा, ये वर्ड देख लेना, रिस्पेक्टिवली। देखो सर एक एक चीज बताते हैं, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट चीज बताते हैं कि रिस्पेक्टिवली देखना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ 3 है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि हमारे पास 3। चलो, अब देखो, मैं तो आपको ये दोनों सॉल्व कराऊंगा, बट एग्जाम में कैसे टाइम आप सेव कर सकते हो? देखो यहाँ पे 3 3 आपको मिल गया। इसके बाद क्या था? 2 2 था। मतलब इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, इसको भी चेक कर लोगे। आई नो तुमको सिखा दिया है, तुम कर लोगे, बट इसको करने में टाइम वेस्ट होगा ना। और यहाँ ऑप्शन में क्या है? 2 2 है, तो आप सी की तरफ डायरेक्ट बढ़ जाओ, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो आइए पहले वही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये निकालना दिखा देंगे। ठीक। तो हम जब ये कंपाउंड देख रहे हैं, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो हम इसमें ये पा रहे हैं कि अगर हम इससे एक प्लेन डालें, कैसा प्लेन हो? वो ऐसा प्लेन हो, ऐसा प्लेन हो। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि वो ऐसे करके इसको काट के जाए। मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है, ये जो रेड वाला कार्बन है, ये किसको रिफ्लेक्ट करे? इस वाले रेड वाले को। समझ में आ रहा है ना? विजिबल हो रहा है ना? ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि मैंने इसको 20 से कट किया, इस वाले कार्बन को रिफ्लेक्ट करे। समझ में आया? आ गया ना? फिर जब मैं ऐसे करके कट करूंगा आगे, मतलब ये तो प्लेन में है, ये ऐसे करके पड़ी है, ये ऐसे, फिर ऐसे आई है नीचे, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है ना? या फिर वो ऊपर से आई है, ऐसे आई है, फिर उसके बाद ऐसे गई है, फिर उसके बाद ऐसे गई है, दोनों मिल गया है ना? तो जब ऐसे करके मिल गई है, तो मैंने ऐसे करके इसको कट किया, तो ये वाले दोनों हैं, ये भी दोनों सेम हो जाएंगे, ये वाले दोनों भी सेम हो जाएंगे। ये बेचारा अलग पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग पेन से बना देता हूँ। अच्छा, ग्रीन नहीं बनाता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ लाइट ब्लू कलर से। ये अलग है, ठीक है, ये नजर आ रहा है। ठीक। और एक कार्बन यहाँ पे बच गया होगा हमारा, एक कार्बन यहाँ बच गया होगा, इसको मैं पिंक बना देता हूँ या ऑरेंज बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हो इसमें कितने टाइप्स के अलग अलग कार्बन हैं। देखो, जब आप इसको ऐसे करके सिमेट्री पास करोगे, देखो एक ये मिल गया, दो ये सेम टाइप के एक सिग्नल देंगे, दो ये सेम टाइप के एक सिग्नल देंगे, दो ये देंगे और एक ये अलग देगा। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? तो टोटल कितने टाइप के सिग्नल आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। वाओ, 5 टाइप के सिग्नल आ रहे हैं। शायद ये कलर दिख नहीं रहा है। 5 टाइप के सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है। जब 5 टाइप के सिग्नल आ रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो सकता है? अरे वाह, यहाँ पे 5 है, और इसी के साथ हम लोग टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, और ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला भी हम देख सकते हैं। अब सपोज करो ये सेकंड वाला क्या है, देखो, गौर से देखो, क्या आपको ये एक ही जैसा नजर नहीं आ रहा? ये देखो, ये पूरा एरिया एक जैसा है, ये पूरा एरिया एक जैसा, और ये पूरा एरिया एक जैसा। और अगर हम यहाँ से, मतलब ऐसे करके, अगर हम ऐसे इसमें एक एक्सिस कर दें और एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करें, तो ऊपर वाला जो प्लेन है वो रोटेट होके इधर रखा हुआ है, और यही वाला रोटेट होके इधर चला जाएगा। मतलब ये वाला ऊपर वाला इधर चला जाएगा,
और नीचे वाला जो है अगर रोटेट करेंगे इधर आ जाएगा, और रोटेट करेंगे तो इधर आ जाएगा, है ना। मतलब ये सेम है। हाँ बच्चों ये सेम है, और जब ये सेम है मतलब ये इस एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा होगा, अगर हम इसको रोटेट कर देंगे, अगर हम इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे देखो कितने सिग्नल्स मिलेंगे। यहाँ पे इसका, 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 ये वाले कार्बन का, ये वाले कार्बन का, और ये वाले कार्बन का, सभी कार्बन का एक जैसा मिलेगा। ठीक है, और जिससे ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर अगर इसको मैं ऐसा प्रोजेक्ट कर दूं, देखो तुम लोग को शायद अब समझ में आ जाएगा, इसको मैं बीच में ऐसे करके सेंटर ले लूं, या फिर मैं इसको ब्लू पेन से कर दूं, क्योंकि अब मैं ब्लू से बनाने जा रहा हूं, इसको मैं ब्लू से ले लूं, मतलब ब्लू वाले हमारा एक ये कार्बन और ये कार्बन जिससे एक्सिस पास कर रहे हैं। ठीक है, और रेड वाले हमारे कार्बन कहाँ जा रहे हैं, रेड वाला देखो एक ऊपर लगा है, और एक इधर लगा है, और एक इधर लगा है। तो समझ में आया ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसको हम सामने से देखेंगे, मतलब ऐसे करके इसको अगर देखेंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो सकता है, मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है, ये क्या है, सेम सिग्नल देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितने टोटल सिग्नल आ गए बच्चों, देखो काउंट करो, यहाँ दो तरीके के सिग्नल आ गए, यहाँ दो तरीके के सिग्नल आ गए, तो आंसर में देखो 2 लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया, 13C का बेसिक क्लियर हो गया आपको। चलो ये क्वेश्चन था नेट जून 2011 का। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट जून 2012 में आया हुआ है। ठीक, ये भी हमारा शायद 13C, हाँ 13C NMR का है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 13C का दिया गया है, हो सकता है आ जाए, यही कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए। यही हो सकता है कि क्या, एक कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा के दे देगा, NAT में बना दे कि बताइए इसमें कितने आ रहे हैं सिग्नल, बताइए इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, NAT में हो सकता है पूछ ले, है ना। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पीक्स, मतलब वही है सिग्नल इन द प्रोटॉन डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रा ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स 1 and 3 आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग निकलते हैं क्या सॉल्व करने। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि देखो, अब देखो अब तो आप प्रो हो गए होगे अभी तक इसमें, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया कि कैसे निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं। अब देखो बिना इसके भी आप देखो कैसे निकाल सकते हो, देखो आपको नजर आ रहा है ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एक जैसे हैं, है ना, नजर आ गया ना। ठीक है, मैं एक्सेस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम में लेस टाइम में मोर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं। देखो कैसे, आपने देखा कि ये 4 एक जैसे होंगे, आपको नजर आ गया, आप आगे बढ़े और आपने देखा कि अरे वाह ये वाले कार्बन, ये और ये 4 कार्बन भी आपस में एक जैसा है ना, क्योंकि देखो इसके इधर क्या है, रेड है, इसके इधर क्या है, रेड है, और इसके इधर क्या है, ये वाला है, ये वाला है। और अगर हम इसको देखें, इसको भी अगर मैं मार्क कर दूं, ग्रीन से मार्क कर दूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन हैं, 3 टाइप के कार्बन डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑरेंज दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, टोटल कितने आ जाएंगे, 3 सिग्नल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, देखो 3 किसमें किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, रिस्पेक्टिवली है, फिर से वर्ड ये रिस्पेक्टिवली है, इसको मत भूलना कि आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया और ये वाला ऑप्शन कट हो गया, फर्स्ट वाले में क्योंकि 3 आ रहा था तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या किया, ठीक है ये मॉलिक्यूल दे रखा है, देखो इसमें ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, और ये वाला कार्बन देखो, सेम नजर आ रहे हैं, यस सर बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे जब हम लोग बढ़े तो आगे क्या है, अब आगे देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एक जैसे हैं, नजर आया कैसे एक जैसे हैं, देखो इसके इधर रेड है, इसके इधर रेड वाला कार्बन है ना, और इसके इधर ये वाली रिंग, ये वाली रिंग। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाले कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन, ये देखो ये आपस में सेम है, कैसे सेम है, देखो मैं दिखाता हूँ,
इसके इधर, अच्छा इसके पहले ये वाला ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं पिंक से कर देता हूँ, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। अब आप देखो, अब आप देखोगे तो इसमें पाओगे कि देखो ये रेड वाले कार्बन है, इसके इधर ब्लू है, इसके इधर ब्लू है, इसके इधर ब्लू है, इसके इधर ब्लू है, ठीक, सेम एनवायरमेंट। ब्लू वाला कार्बन पकड़ो, इधर क्या है, रेड है, इधर क्या है, ग्रीन है। ब्लू वाला कार्बन इधर क्या है, ग्रीन है, इधर क्या है, रेड है, इधर ग्रीन है, इधर रेड है, ठीक। तो ये ब्लू वाले कार्बन भी एक जैसा सिग्नल देंगे। अब ये ग्रीन वाली तरफ आओ, इधर पिंक है, इधर क्या है, ब्लू है, और इधर क्या है, ग्रीन है। ऐसे इधर आओ, इधर क्या है, ब्लू है, इधर क्या है, पिंक है, इधर क्या है, ग्रीन है। मतलब क्या है, ये तो मैं अभी कलर से बता रहा हूँ, बट इसका कहने का ये मतलब है एनवायरमेंट। आप देखो ये जो कार्बन है रेड वाले 1 2 3 4, इनका एनवायरमेंट एक जैसा है। मतलब कैसे, इनकी इनके एडजेसेंट जो कार्बन है वो कौन सा है, ब्लू वाला कार्बन है, ठीक है, जिसके एडजेसेंट में क्या है, ग्रीन वाला कार्बन है। तो सिचुएशन सेम बन रही है ना, वही चीज है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल आ गए, देखो एक रेड वाला, दूसरा ब्लू वाला, तीसरा ग्रीन वाला, चौथा पिंक वाला, टोटल 4 सिग्नल आ गए बच्चों। और जैसे ही 4 सिग्नल आए हमें आंसर मिल गया कि ये वाला होगा, और इसको भी हम लोगों ने कट कर लिया, आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम सेव कर लिया। बट मैं ये भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमें यहाँ पे पता है कितने सिग्नल है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, ये एक जैसा देगा, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरे कार्बन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एक जैसा देगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पिंक में आते हैं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एक जैसा सिग्नल देगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, ब्लू हो गया यूज, ग्रीन नहीं हुआ यूज, ठीक है। अब आप देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये चारों कार्बन एक जैसे हैं, ठीक है, नजर आ रहा है ना कैसे, ये देखो इसके एडजेसेंट में रेड वाला है, इसके एडजेसेंट में रेड वाला है, और ये इस रिंग का पार्ट है, ये इस रिंग का पार्ट है। ये दोनों क्या है, यहाँ से अगर सिमेट्री वाइज अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे ही शो करेगा, ठीक है। ये रेड वाला इस रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, ये दोनों ग्रीन इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं देखो कलर्स का, डिफरेंट कलर्स का यूज कर रहा हूँ। अब हमारे पास कौन सा एक और कार्बन बचा और कलर बचा, ठीक है, मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक। अब आप देखो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, और ये वाला कार्बन देखो। क्या ये डिफिकल्ट था फाइंड करना, नहीं, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था, कुछ नहीं था। अगर आप ऐसे करो, या फिर मैंने तो आपको सिखा दिया है ना, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करके करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक ही साइड के काउंट करने रहेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो तो हम लोग इसमें काउंट करते हैं। जब हम लोग इसमें काउंट करेंगे तो हमें कितने टाइप के सिग्नल आ रहे हैं, देखो 1 रेड वाला, 2 ग्रीन, 3 ऑरेंज, 4 पिंक, 5 ब्लू, और इसी के साथ यहाँ पे कितने सिग्नल आ रहे हैं, 5 सिग्नल आ रहे हैं। हमारा आंसर सेकंड वाला सही हो गया। क्या टफ था 13C, क्या टफ था, जो नेट में आए हुए क्वेश्चन थे, क्या टफ था इसका, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, नहीं बिल्कुल टफ नहीं था। हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट समझा और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अरे वाह, नेट 2013 का, नेट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C10H14, ठीक है। अब क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, पूरा पढ़ना है। अगर बाई चांस लेंदी क्वेश्चन आता है तो आपको बीच में हार नहीं माननी बच्चों, कि पता चले आप हार मान के बैठ गए, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है। ये समझ लो सर एक मूल मंत्र बता दे रहे हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना हैवी क्वेश्चन दिखता है ना, उतना ही ईजी वो होता है। सर ये अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहे हैं, ठीक है, कि जितना हैवी क्वेश्चन आपको लगेगा, जितना बड़ा वो, जिसमें इतनी ज्यादा लैंग्वेज लिखी होगी ना, वो उतना ही ज्यादा इजी होगा। देखना ये भी बहुत इजी निकलेगा, और एक बार में सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लो। क्या कह रहा है, एग्जिबिट 2 सिंगलेट इन 1H NMR, अरे वाह, 1H NMR तो बच्चों का फेवरेट है, ठीक। एंड 3 सिग्नल इन 13C NMR, अरे वाह, 3 सिग्नल 13C में और 2 सिग्नल 1H में, वाह, इसने 1H NMR और 13C NMR दोनों कंबाइन कर लिए। हाँ बच्चों, नेट और गेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, भले आपके आईटी जैम में नहीं आते हैं इस टाइप के, लेंदी क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं, लेकिन देखना अभी सॉल्व हो जाएगा। और हो सकता है
इस टाइप का कॉन्सेप्ट इस बार रिपीट हो जाए एग्जाम में, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ साइड में लिख देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इतना बड़ा था तो बड़े क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, हम लोग साइड में लिख देते हैं कि क्या डेटा दे रहा था। 2 सिंगलेट ऑफ क्या 1 HNMR। तो 1 HNMR हमें क्या दे रहा है, 1 HNMR हमें क्या दे रहा है, 2 सिंगलेट। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और 13 CNMR हमें क्या दे रहा है, 3 सिंगलेट। 13 CNMR हमें क्या दे रहा है, 3 सिंगलेट। ठीक, 3 सिंगलेट का मतलब क्या है, और क्या 2 सिंगलेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि यहां पे 2 टाइप के प्रोटॉन होंगे, 2 टाइप ऑफ H। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 2 टाइप के हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और 3 सिंगलेट का मतलब क्या है, ऑफ 13C का मतलब यहाँ पे 3 टाइप के क्या होंगे, कार्बन होंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें 3 हमें डिफरेंट टाइप के कार्बन मिल जाएं और 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन मिल जाएं, वही हमारा ऑप्शन होगा। चलो हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट में। ठीक है, रेड पेन ले लिया, रेड पेन सबसे ज्यादा विजिबल है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दी, आराम से चली जाएगी। ये मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से डाल दी, ये भी आराम से चली जाएगी। मतलब क्या है, ये जो सिग्नल आएगा, इस कार्बन का जो सिग्नल आएगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कार्बन का सिग्नल मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि कार्बन से एसोसिएटेड जो हाइड्रोजन होंगे वो हो सकता है कि सेम सिग्नल दे। अभी हम लोग वो भी चेक करेंगे। ठीक है, इस कार्बन का जो सिग्नल आएगा वही इसका भी सिग्नल आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ से प्लेन पास हो रहा है, तो मतलब इस कार्बन का भी यही सेम सिग्नल आएगा और इस कार्बन का भी यही सेम सिग्नल आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद कौन सा पेन लेता हूँ मैं, ब्लू ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, क्योंकि यहाँ से एक प्लेन पास कर रहा है तो ये दोनों कार्बन का जो सिग्नल आएगा सेम आएगा, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है। अब यहाँ से भी एक प्लेन पास कर रहा है तो मतलब ये इस कार्बन और इस कार्बन के सेम आएगा एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा टाइप का हमें कहाँ मिल रहा है, अरे ये वाला देखो मिल रहा है। और ये किसके, देखो इस वाले एक्सिस के अलोंग, प्लेन के अलोंग क्या कर रहा है, ये देखो इसका और इसका एनवायरनमेंट सेम हो। अब कैसे चेक करो, देखो ग्रीन वाले के इधर ब्लू वाला है, इधर ब्लू वाला है, ग्रीन वाले के इधर ब्लू वाला है, ब्लू वाला है। रेड वाले, चारों रेड से देखो सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले अटैच्ड है, और उन ब्लू से देखो ग्रीन वाले अटैच्ड है। एनवायरनमेंट सेम हो गया ना बच्चों। तो यहाँ कितने टाइप के कार्बन बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, देखो काउंट करते हैं। यहाँ कार्बन के कितने सिग्नल आ रहे हैं, 13C के कितने सिग्नल आएंगे, एक रेड वाला आएगा, एक ब्लू वाला आएगा, एक ग्रीन वाला आएगा। अरे वाह, 3 सिग्नल आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन में यही दे रखा था, क्वेश्चन में 3 सिंगलेट दे रखे थे कार्बन के, मतलब 3 टाइप ऑफ कार्बन होने चाहिए। हाँ, इसमें आ तो रहे हैं। अब हम हाइड्रोजन भी चेक कर ले। हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे, अच्छा ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सर दूसरा पेन यूज कर लीजिए, पिंक यूज कर लीजिए। ठीक है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन जो लगा हुआ है ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड से, तो मतलब यहाँ पे एक H यहाँ लगा होगा और एक H यहाँ लगा होगा। जब ये दोनों कार्बन सेम है, सेम एनवायरमेंट में है आपस में, तो इन दोनों हाइड्रोजन का भी एनवायरमेंट सेम होगा बच्चों। यस, यही मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, इसका भी सेम होगा और इसी के साथ इन दोनों हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। या फिर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है मैं दूसरा पेन अब यूज करूंगा। ठीक, और यहाँ पे क्या, ये CH3 है, तो इससे एसोसिएटेड 1 2 3 3 हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 3 हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 3 हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 3 हाइड्रोजन इधर। इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन का एक जैसा एनवायरनमेंट है, मतलब ये एक सिंगलेट देंगे। हाँ बच्चों, मैंने वहां पे लिखना बताया था ना, कैसे करते हैं, 12 हाइड्रोजन का एक सिंगलेट।
ऐसे करके, ठीक है। एक सिंगलेट मिल रहा है 12 हाइड्रोजन का और दूसरा यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने, अगर हम लोग 1H का देखें तो 1H के कितने सिग्नल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। सर 2 आगे भी तो देख लेते हैं क्या ब्लू वाले में। अरे बच्चों देखो ना, ब्लू वाले में क्या है, ये कार्बन है हमारा, क्या इसके पास हाइड्रोजन लगा है, नहीं। इधर देखो 2 बॉन्ड है, इधर 1 बॉन्ड है, इधर 1 बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के, 2 सिग्नल, और कार्बन के कितने, 3 सिग्नल। क्या क्वेश्चन में यही पूछा था, हाँ यही पूछा था। 1H के 2 सिंगलेट आएंगे और 13C के 3 सिंगलेट आएंगे। देखो हमें इन तीनों में जाना ही नहीं पड़ा, बट अब मैं बता दूंगा कि कैसे उनको भी सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे देखो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, इसका आंसर क्या होगा, 1 आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो इतना हैवी लग रहा था देखने में, बट क्या हुआ, पहले ही ऑप्शन में हम लोग रुके और वहीं पे आंसर आ गया, हमें इसमें जाना ही नहीं पड़ा। बट हम लोग जाके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जैसे हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हो ये वाला कार्बन देखो अलग है, ठीक है। जो अलग है उसको अलग से ड्रॉ करो, ठीक। ये वाला कार्बन देखो अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले कार्बन आपस में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप देख सकते हो उसने 3 सिग्नलेट पूछा था, 3 तो यही वाले सिग्नलेट आ गए, 3 तो यही सिग्नल दे देंगे, और बाकी के ये सब कहाँ जाएंगे, ये वाले कार्बन कहाँ जाएंगे, जो कि ये देखो अगर मैं पिंक नहीं ऑरेंज, देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं डार्क ब्लू करता हूँ तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं ये कलर यूज़ करता हूँ तो ये वाला कार्बन एक जैसा होगा, और मैं अगर ब्लैक यूज़ करता हूँ, ग्रीन नहीं यूज़ किया, तो ये वाला कार्बन अलग तरीके से। कितने आ रहे हैं देखो, 13C के कितने आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, ओह 6 सिंगलेट आ रहे हैं। तो ये आंसर तो पहले ही गलत हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सॉल्व करना है, अपनी अप्रोच दिखानी है, अपने कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखने हैं, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो हो गया, कब देखो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे हमारे इतने शाबाश हो गए हैं, मतलब इतने ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया है कि नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। वाह अच्छी बात है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, नेट 2015 का क्वेश्चन है, नेट 2015 का क्वेश्चन है, और यहाँ क्या दिया गया है, अल्फा पाइनिन दिया गया है। हाँ अल्फा पाइनिन का बच्चों स्ट्रक्चर देख लो, अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। इससे इसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, अभी वो सारे रहस्य मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, और अल्फा पाइनिन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ केमिकल शिफ्ट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का मतलब क्या है यहाँ पे, 1H NMR स्पेक्ट्रम। 1H NMR स्पेक्ट्रम पूछ रहा है कितने सिग्नल आएंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स एनवायरनमेंट चेक करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इस पर्टिकुलर कार्बन से एसोसिएटेड, देखो ये 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको रेड से मैंने दिखा दिया था। चलो अब मैं ब्लू पे आता हूँ, ठीक। क्या देखो सीरियल वाइज बढ़ा करो, वरना मिक्स कर दोगे और गलत कर दोगे आंसर, ठीक है। यहाँ से मैं बढ़ा क्योंकि ये अलग से बिल्कुल दिख रहा था, यहाँ से एक सिग्नल आएगा, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है, देखो ऊपर एक लगा है बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड लगा है, 2 बॉन्ड इधर, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं। ऐसे ही पढ़ो, भले ही टाइम ले लो, लेकिन मार्क्स भी तो मिलेगा ना बच्चों। तो जिस क्वेश्चन में टाइम लगाना हो उसमें लगाओ, जिसमें नहीं लगाना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पहले ही ऑप्शन में मिल गया, टिक करा आगे बढ़े, ऑप्शन एलिमिनेट किया आगे बढ़े, है ना। तो यहाँ पे अब टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, पता चले यहाँ पे हाइड्रोजन मार्क कर गया और एक ज्यादा लगा के चले आए, तो वो आपको नहीं करना। फिर इधर आए, इधर बढ़े, तो अरे इस कार्बन में एक हाइड्रोजन हमें नजर आ गया, हाँ ये हाइड्रोजन नजर आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये कार्बन है, 2 बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा होगा, तो एक ये सिग्नल अलग देगा, क्योंकि इसके जैसा और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि जो हमारा कार्बन होता है जब वो 4 बॉन्ड बनाता है तो वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनाता है। मैं यहाँ टेट्राहेड्रल फॉर्म की ये वाली फॉर्म लिख रहा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हमारे समझदार हैं, समझ जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो दो हाइड्रोजन हैं उसको आप प्लेन में रखो, उसको आप प्लेन में रखो, और जब दो हाइड्रोजन को आप प्लेन में रख दोगे तो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। ये जाएगा अबव द प्लेन और ये जाएगा बिलो द प्लेन। ठीक है, कार्बन की ये शर्त थी, तभी मैं मीथेन का मॉलिक्यूल बनाऊंगा। आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कंसर्न नहीं हमारा। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, अच्छा यहाँ पे वो चीज़ कैसे लागू हो रही है, देखते हैं। यस बिल्कुल हो रही है। देखो ये प्लेन में पड़ी हुई है रिंग, कैसे आइडिया लगाया प्लेन में पड़ी हुई है, क्योंकि देखो ये प्लेन में पड़ी हुई है और ये कैसे, ये वेज वाले, ये हमारे पास जो वेज में बने हुए हैं डार्कर बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब ये ऊपर होंगे, मतलब ये ऐसे करके प्लेन में पड़ी हुई है और ये ऐसे करके बने हुए हैं, ये ऐसे बने हुए हैं और उससे दो ऐसे करके सब्स्टिट्यूएंट ऊपर की तरफ निकले ऐसे करके। ठीक है, समझ में आया। तो इससे एक देखो ऊपर जा रहा है क्योंकि ये प्लेन का था, एक हाइड्रोजन ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। अभी देखो सर इसको दूसरे कलर से आप क्यों बना रहे हो, सेम कलर से ही बना देते हैं। नहीं बच्चों, सेम कलर से नहीं बना सकता, भाई बताऊंगा क्यों ऐसा किया मैंने। देखो क्योंकि ये अगर प्लेन में पड़ी है, ये ऐसे करके प्लेन में पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है और ये एक हाइड्रोजन नीचे जा रहा है। ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास हाथ में पेन है, इसका ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये ऊपर जा रहा है और ये क्या है, ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये नीचे है। तो ये जो डैश वाला है ये नीचे है और जो वेज वाला है ये ऊपर है। जब आप ऊपर देख रहे हो तो ऊपर ये स्ट्रक्चर भी तो लगा है जो ऐसे करके है, तो इसका एनवायरमेंट अलग हो गया इससे ना। हाँ, तो ये हाइड्रोजन अलग पीक देगा, ये हाइड्रोजन अलग पीक देगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, नंबरिंग कर दूं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखना है, ये सेकंड नंबर का सिग्नल है और पिंक वाला ये हमारा थर्ड नंबर का सिग्नल है और ग्रीन वाला हमारा फोर्थ नंबर का सिग्नल है। चलो 4 सिग्नल काउंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर और रिंग में। फिर देखो ये कार्बन है, अरे एक ऊपर लगा है तो एक नीचे लगा होगा। यहाँ पे तो ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक ही कार्बन हमारे पास, एक ही इस पर्टिकुलर कार्बन में एक ही हाइड्रोजन बचा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन लगा है उसका एक सिग्नल होगा, उसको हमने 5th नंबर दे दिया, उसको हमने 5th नंबर दे दिया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी वही केस है, हाँ सर यहाँ पे भी वही केस है। क्या केस है कि एक हाइड्रोजन ऊपर लगा होगा, एक हाइड्रोजन देखो ऊपर लगा होगा और एक हाइड्रोजन नीचे लगा होगा। नीचे वाले को अलग पेन से बनाना है, ये हाइड्रोजन नीचे लगा होगा, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर लगा है। तो जब ये हाइड्रोजन ऊपर लगा है तो इसका 5th था तो इसका 6th सिग्नल आएगा, क्योंकि भाई नीचे थोड़ी ना है ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम ऊपर है। तो इन दोनों हाइड्रोजन की भी इसके जैसे क्या होगा, अलग अलग सिग्नल आएंगे। और क्या ये दोनों आपस में सेम है, नहीं सेम है, क्योंकि ये देखो ये कहाँ अटैच हो रहा है, ये यहाँ अटैच हो रहा है, मतलब इस कार्बन का एनवायरमेंट यहाँ पे आके देखो चेंज हो रहा है और इस कार्बन का यहाँ पे आके देखो ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो ये दोनों सेम सिग्नल भी नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इजीली समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। ये देखो इसको मैंने कौन सा नंबर दिया, इसको मैंने 5 क्या 6 दिया, तो ये 7th नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो एक सिग्नल और यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक सिग्नल सर और मिलेगा, वो कौन सा होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो एक नॉर्मल सा हमारे पास ये जो नीचे ही जाएगा ये वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 7 तो 8 नंबर का सिग्नल ये। ठीक, अब क्या और सिग्नल मिल रहे हैं, देखते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने देखा कि ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, देखो एक कार्बन यहाँ बीच में कहीं पे होगा। भाई कार्बन से ही तो बॉन्ड बने हैं, ये ऐसे ही थोड़ी ना ब्रिज बन गया है। ये कार्बन जो है ये इससे बॉन्ड बना रहा है, इस वाले कार्बन से, और इससे बना रहा है, और ये एक इधर CH3 लटक रहा है, एक इधर CH3 लटक रहा है। ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये प्लेन में रिंग पड़ी है अल्फा पाइनिन की। ठीक, यहां से ऐसे करके ये ऊपर गया, यहाँ पे ये जो कार्बन जुड़ा है इससे 2 और ऊपर गए ऐसे करके। तो जब ये ऊपर गए तो आप देख सकते हो ये वाला जो कार्बन है इसके एनवायरमेंट में डबल बॉन्ड आ रहा है। हाँ
सर बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ये जो यहाँ वाला जो कार्बन है ये अलग है और इससे जुड़े H जो हैं वो एक जैसा सिग्नल देंगे, वो एक जैसा सिग्नल देंगे और 8 नंबर काउंट हो गया था, यहाँ पे 9 नंबर काउंट हो जाएगा। और क्या है, यहाँ पे ये जो H लगे हैं 3, ये 9th नंबर का सिग्नल देंगे। और ये वाले जो है ये अलग देंगे क्योंकि इधर तो डबल बॉन्ड नहीं है। जब इधर डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ये वाले जो कार्बन है इससे एसोसिएटेड जो हाइड्रोजन है वो एक जैसा सिग्नल देंगे और ये सिग्नल नंबर 10 हो जाएगा। देखो आ गई मजा, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। देखो एक सिग्नल ये आ रहा है, दूसरा सिग्नल इससे आ रहा है, तीसरा सिग्नल ये दे रहा है, चौथा सिग्नल ये दे रहा है क्योंकि अलग अलग प्लेन में है, पांचवा सिग्नल ये दे रहा है एक ही हाइड्रोजन है, छठा सिग्नल यहाँ से आ रहा है, सातवां सिग्नल यहाँ से आ रहा है क्योंकि वो प्लेन में रिंग पड़ी हुई है और ऊपर नीचे वाले जो हाइड्रोजन है उसका एनवायरनमेंट अलग है, किसकी वजह से, इस पर्टिकुलर ब्रिज की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद आठवां हाइड्रोजन का यहाँ पे आ रहा है सिग्नल क्योंकि किससे अटैच है, ब्रिज वाले कार्बन से अटैच है। ठीक है, उसका बिल्कुल अलग आ रहा है। फिर यहाँ पे कार्बन हमने चेक किया, इस कार्बन में देख सकते हो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग आगे बढ़े तो मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा था, मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा था, फिर हमने इन दोनों का एनवायरनमेंट चेक किया। जब हमने देखा तो इसके एनवायरनमेंट में डबल बॉन्ड वगैरह आ रहा था और इसके एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, तो इन दोनों का भी सिग्नल अलग हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने सिग्नल हो गए, हाँ टोटल हमारे पास 1H में 10 सिग्नल्स मिलेंगे, टोटल हमारे पास 10 सिग्नल्स मिलेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। कितना इजी था, कितने इजीली स्टेप वाइज हम लोग चले। हम लोगों ने ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसे करके हम लोग गए साइक्लिक ऑर्डर में, फिर ऐसे चले गए, बाहर देख लिया। इधर से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, क्योंकि ये वाले कारण तो है नहीं। फिर इधर बढ़े, इधर बढ़े, अब आगे तो जा नहीं सकते तो इधर गए इधर गए। ठीक है, देखो सर ने बिल्कुल रोड मैप बताया कि मतलब बिल्कुल सिंपली जाओ, सॉल्व करो, नंबर लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के लिए रखे हुए हैं एग्जामिनेशन, बहुत टफ नहीं होते हैं। सिंपली आपसे क्या 1H NMR का, ये तो बिल्कुल आ सकता है, ये तो आपके कोर्स में है ही, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, द जी फैक्टर ऑफ 1H एंड 13C आर दिस एंड दिस। अच्छा जी फैक्टर क्या होता है, हाँ जी फैक्टर वही होता है जो मैंने पढ़ाया था। जी फैक्टर क्या पढ़ाया था मैंने, गायरोमैग्नेटिक रेशियो पढ़ाया था। जी फैक्टर मैंने क्या पढ़ाया था, जी इज इक्वल्स टू गायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय क्या, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। इसकी यूनिट क्या बनती थी, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, इसकी यूनिट ये बनती थी। याद आया कुछ, मैंने क्या बताया था कार्बन और हाइड्रोजन के केस में कि 1 टेस्ला जब हम दोनों पे दे रहे हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो वाइब्रेशन किस में ज्यादा कॉज हो रहा था, हाइड्रोजन केस में हो रहा था ना 4 टाइम्स कार्बन से। ये वही फंडा है, ये वही जी फैक्टर है, ये वही गायरोमैग्नेटिक रेशियो है जिसका यूज करके नेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आपके सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख रखा है, द जी फैक्टर ऑफ 1H एंड 13C आर दिस एंड दिस। देखो क्वेश्चन में भी वही दे रखा है, देखो 1H का अप्रोक्स 4 टाइम्स है किसके, 13C से, समझ में आया ना। हाँ देखो डेटा भी यही कह रहा है रिस्पेक्टिवली फॉर द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब बी सेम है। इफ द 1H रेजोनेट एट दिस, द 13C वुड रेजोनेट एट। कितना सिंपल है, ये तो बिल्कुल चुटकी में हो जाएगा, एक फॉर्मूला मैं अभी दूंगा और ये सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है, G इज इक्वल्स टू क्या, म्यू बाय बी, म्यू बाय बी। ठीक है, उसने क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के केस में क्या है, सेम है। मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो मतलब यहां से फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, म्यू अपॉन जी। और यहाँ पे अगर 2 दे रखे हैं तो एक हाइड्रोजन का है और एक हमारा कार्बन का है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, म्यू हाइड्रोजन अपॉन जी हाइड्रोजन
इक्वल्स टू म्यू कार्बन अपॉन जी कार्बन। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये रिलेशन निकाल ली ना, इजीली ये रिलेशन निकाल ली। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। क्या फ्रीक्वेंसी किसकी, अच्छा फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी गई, अच्छा यहाँ पे दे रखी है 1H की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 600 मेगाहर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है। 600 मेगा हर्ट्ज अपॉन क्या है GH। GH क्या था, H का रिस्पेक्टिवली याद रखना 5.6 था, 5.6 ठीक, इक्वल्स टू VC। VC क्या है, VC हमें निकालना है, देखो लिखा है द 13C वुड रेजोनेट एट, ठीक, ये C हमें निकालना है, ठीक। और GC क्या दे रखा है हमें, 1.4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 1.4 दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको 600 मेगाहर्ट्ज इंटू 1.4 डिवाइड बाई क्या 5.6, जब इससे 0 से 0 ये गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्स क्या आ जाएगा, वहां पे कितना है, अप्रोक्स आपका आ जाएगा 150 मेगाहर्ट्ज। आप देख सकते हो क्या 4 टाइम्स अगर जी है, पहले मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ आंसर, ये आएगा आपका 150 मेगाहर्ट्ज। आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है, जी इसका अप्रोक्स 4 टाइम्स है, देखो मल्टीप्लाई करो ना यार, अभी तक तुम लोग को कर लेना चाहिए था। देखो 1.4 इंटू 4 करो, 4 4 16, 1 कैरी 4 5, 5.6 आया ना। जब ये 4 टाइम्स है क्या हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसका, H का, तो उसी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा। तो इसको सिंपल 4 से जब डिवाइड किया, देखो ये 1 ये 4, जब 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 150 आ गया, 150 मेगाहर्ट्ज आ गया। मतलब देखो इस क्वेश्चन से भी ये चीज सॉल्व हो रही है हमारी कि हमारे पास सेम मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई करी, देखो कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज होता है, जब सेम मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई करी कार्बन और हाइड्रोजन के केस में, तो देखो हाइड्रोजन हमारा कितने में रेजोनेट हो रहा था, 600 मेगाहर्ट्ज में, और कार्बन हमारा कितने में रेजोनेट होगा, 150 में। और मैंने पढ़ाया था जितना ज्यादा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, इज इक्वल टू एच न्यू से, और जितनी एनर्जी होगी उतना ज्यादा गैप होगा, और जितना ज्यादा गैप होगा क्या होगा, फिर उतने ज्यादा ट्रांजिशंस होंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल ऑब्जर्व्ड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये कहाँ आया है, नेट जून 2019 में है। चलो इसमें कह रहा है 1H NMR के सिग्नल्स। अब देखो इस कंपाउंड को देख के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है, बिल्कुल सिंपल सा बना है। क्या है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास कर रही है। कैसे, देखो ये वाला जो हमारा कार्बन है ये कहीं उधर पड़ा हुआ है, इससे ये 2 बॉन्ड निकले हैं, 2 बॉन्ड निकले हैं, फिर उसके बाद एक बॉन्ड इधर आया, एक बॉन्ड इधर आया, और ये जुड़ गए आके, और ये ऊपर आपस में ऐसे करके एक बना रहा है, एक इधर CH3 लगा है, एक इधर CH3 लगा है। तो हम लोग काउंट करते हैं। अब हम लोग जब काउंट करेंगे तो देखेंगे ये वाले कार्बन के 3 जो हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन है, ये क्या है, सेम है आपस में, ठीक है। ये हमारे ये वाला कार्बन के हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन सेम है, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखो थोड़ा और आगे बढ़ो। अब इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो इधर आगे बढ़ो, देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये आपस में सेम है, और आप देख सकते हो यहाँ भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, मतलब यहाँ एक एक हाइड्रोजन लटक रहे हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो सेकंड पीक हाइड्रोजन की यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्या है, आप देखो ये वाला और ये वाला कार्बन सेम है, अरे वाह सर, अब बिल्कुल समझ में आने लगा है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, और हमें दिख रहा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आप देख सकते हो इसके इधर साइड ये लगा हुआ और नीचे खाली है, इसके इधर साइड ये लगा हुआ और नीचे खाली, एक ब्रिज लगा हुआ एक साइड खाली है, तो इन दोनों हाइड्रोजन का सेम एनवायरमेंट हो गया ना। अब ऊपर अगर हम जाएंगे, अगर हम ऊपर बढ़ेंगे, पिंक पेन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे तो यार 2 हाइड्रोजन लगे हैं, किधर है किधर,
बट क्या दोनों का एनवायरनमेंट सेम होगा कि अलग होगा, ये हमारे पास मिस्ट्री है। क्या इसका अलग होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सर कैसे, एक्सप्लेन करिए। ये ऐसे करके, ऐसे 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 पड़ी हुई है, ठीक है, और उसके साथ ऐसे करके लगा है। तो इधर जो हाइड्रोजन है, इधर जो हाइड्रोजन है, इधर वाले हाइड्रोजन के एक साइड क्या आ रहा है, मिथाइल का रेड वाला, और इधर साइड क्या आ रहा है, ब्लू वाला। और अगर मैं ऊपर जाता हूं और यही हाइड्रोजन मैं इधर वाला देखता हूं, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे करके लगे हैं, इधर वाला जब मैं देखता हूं तो इसके नीचे साइड क्या है, ये वाला एक कार्बन है जिससे एक मिथाइल लगा है, और ये वाला कार्बन जो ब्लू वाला मैंने यहाँ पे 1H का एक सिग्नल आ रहा है, तो ये दोनों एक जैसे होंगे। तो टोटल सिग्नल्स यहाँ पे 1H में कितने आ गए, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। 1H के कितने सिग्नल्स आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4, हाँ 4 सिग्नल आ गए टोटल। 4 सिग्नल आ गए, 3 4, हाँ ये लो 4 सिग्नल आ गए। कब आया था, नेट जून 2019 में आया था। कब सॉल्व किया हम लोगों ने, एग्जाम के कुछ दिन पहले सॉल्व किया और ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया। ठीक, तो 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहाँ पे ये एमसीक्यू टाइप का है, आपके एग्जाम में हो सकता है इसको एमएसक्यू बना दिया जाए, नॉट लगा दिया जाए, लैंग्वेज के साथ खेलेगा, तो हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखो आपको मैंने पढ़ाया था क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी पे बात कर रहा है, ऑफ अ 600 मेगाहर्ट्ज एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर इज मोर देन दैट ऑफ 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर बिकॉज, वाओ, ये सेंसिटिविटी पे बात कर रहा है। मतलब बेसिक पे जाओ, स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट लेक्चर देख के आओ, वहां पे मैंने पहले ही बताया था क्या, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैंने क्या बताया था वहां पे, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर हमारा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो हमारी क्या इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और बच्चों फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच न्यू, हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। और एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या था यहाँ पे, मैंने बताया था ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद मैंने ड्रॉ किया था ऐसे ऐसे, फिर मैंने ड्रॉ किया था ऐसे ऐसे, और मैंने यहाँ पे क्या शो किया था, पॉपुलेशन डेंसिटी। सपोज करो हमारे पास 5 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एनर्जी गैप बहुत कम है, E1, यहाँ पे क्या है E1, ये क्या है E2, ये क्या है E3, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड क्या है, E1 से ज्यादा क्या है E2, फिर उससे ज्यादा क्या है E3, ठीक है, ये ट्रेंड मैंने सेट किया। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहती थी, अगर एनर्जी गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन ग्राउंड स्टेट भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स जा ही नहीं पाएंगे। जब जा ही नहीं पाएंगे तो अगर टोटल हमारे पास 5 पार्टिकल्स हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, 1 2 3 अगर बैठे हैं और ऊपर 2 बैठे हैं, तो 5 पार्टिकल्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर एनर्जी गैप थोड़ा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 बैठे होंगे, यहाँ पे एक बैठा होगा बेचारा अकेले। और एनर्जी गैप की बार इतना बढ़ा दिया हमने, इतना बढ़ा दिया कि एक भी पार्टिकल बेचारा पहले से ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। 3 4 5, तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो कंपैरेटिव कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ट्रांजिशंस हो सकते हैं कंपैरिजन टू दिस, 1 2 3 4 कंपैरिजन टू दिस 1 2 3। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीजेस तो क्या होगा, हमें एक अच्छा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। यही सेंसिटिविटी गायरोमैग्नेटिक रेशियो बताती है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ज्यादा हमारे फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, कितना ज्यादा मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट कर पा रहा है, कितना ज्यादा एनर्जी में गैप आ पा रहा है। और जितना ज्यादा एनर्जी पे गैप आ पाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे पास ट्रांजिशन अच्छे आएंगे। तो यही क्वेश्चन में दिया गया था, कब, गेट 2003 में। आईआईटी कराती गेट का एग्जाम, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आईआईटी जैम में रखा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डायरेक्ट पॉपुलेशन ऑफ स्पेन स्टेट, कोई दिक्कत नहीं, पॉपुलेशन ठीक। अच्छा, थर्ड वाला पढ़ो, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बोल्ट्जमैन दिखा तो मैंने कहा ये पहले पढ़ लेते हैं।
द एक्सिस पॉपुलेशन इन द लोअर स्पिन स्टेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वाओ सर, ये तो पहले लेक्चर की दूसरी स्लाइड में लिखा था, आपने जो बताया था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ठीक है बच्चों, तो आज के बाद भूलना नहीं। ये देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया और इसी के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन टिक हो जाएगा। और अगर ये एमएसक्यू टाइप में आया तो 1 और 2 मार्क्स आप ले जाओगे। ठीक है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। क्या है, ये सब फ्री में क्वेश्चंस बट रहे हैं। सर ने पढ़ाया, स्लाइड में लिखा हुआ और वहां पे क्वेश्चन आ गया। आपने क्या किया, पढ़ा हुआ था सर से, स्लाइड अच्छे से देखी थी, डीबीपी सॉल्व करी थी, क्या कर दिया, जाके वहां पे देखा सेम क्वेश्चन आ गया, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। सेम कॉन्सेप्ट आ गया, रिपीट हो गया, आपने थोड़ा सा रिमाइंड किया सर ने क्या पढ़ाया था, आ गया, टिक कर दिया, आगे बढ़ गया, हो गया आईआईटी जैम क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही की जाती है तैयारी लास्ट मिनट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 400 मेगाहर्ट्ज 1H NMR स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, in 400 megahertz in 1H NMR spectrometer a proton resonate at this। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। higher than that of the tetramethylsilane। अच्छा, टेट्रामिथाइलसिलाइन मैंने TMS बताया था ना, क्या होता है वो, रेफरेंस होता है ना, याद रखना केमिकल शिफ्ट के केस में। द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रोटॉन इज। अच्छा देखो लैंग्वेज के साथ खेल रहा है, क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन रेजोनेट एट 1560 हर्ट्ज हायर देन दैट ऑफ टेट्रामेथाइलसिलाइन। मतलब कहने का है ये शिफ्ट की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये डिफरेंस बता रहा है। किससे डिफरेंस बता रहा है, हमारा टेट्रामेथाइलसिलाइन। मतलब शिफ्ट का, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने आपको दिया था, मैंने आपको क्या दिया था, शिफ्ट अपॉन क्या दिया था नीचे, वी ऑपरेशनल दिया था ना, कि मतलब मशीन की फ्रीक्वेंसी वी ऑपरेशनल, और ऊपर क्या था, शिफ्ट। और शिफ्ट कैसे आती थी, शिफ्ट कैसे आती थी, वी हमारा जो मॉलिक्यूल है माइनस रेफरेंस आती थी। तो उसने ये पार्ट दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, देखो सब कुछ स्लाइड से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बाहर से नहीं आता है, ना नेट में आता है ना गेट में आता है, बस ये लेवल चेंज हो जाता है। तो मैं लो लेवल के क्वेश्चन लाया हूं जो कि कॉन्सेप्ट आपको ताकि रिवाइज हो जाए। आप लोग क्या कर रहे थे, इतने सारे पीवाईक्यूज में आप देख नहीं पा रहे थे कि नेट के कौन से पीवाईक्यू पिक कर ले, CSIR नेट के कौन से, गेट के कौन से पिक कर ले, मैं पिक करके ले आया हूँ। इसको सिंपली आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे शिफ्ट का फॉर्मूला ये है, ठीक। अब आगे क्या रखा है, देखो शिफ्ट का वैल्यू हमें दे रखी है क्या, 1560 हर्ट्ज, हमको पता है, ठीक है। और ये किस में आता था, ये हमें ये हमें पता है, ये किस में आती थी, पीपीएम में आती थी। और ये पीपीएम में लाने के लिए हम क्या करते थे, हर्ट्स अपॉन मेगा हर्ट्स करते थे, क्योंकि मेगा हर्ट्स 10⁻6 में जाता है, हमें पता है जब ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, तो पार्ट्स पर मिलियन बन जाएगा, हमको पता है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है, हर्ट्स में आ गया, ठीक। फिर नीचे क्या दे रखा है, द केमिकल शिफ्ट ऑफ दिस इज, ठीक। और क्या दे रखा है, अच्छा 400 मेगा हर्ट्स दे रखा है, 1H NMR स्पेक्ट्रोमीटर। देखो मशीन की दे रखी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाई 400 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज आपको पता है, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻6 हर्ट्ज। इसको अच्छे से याद कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन आएगा तो यूनिट कन्वर्जन आएगा, और यूनिट कन्वर्जन बहुत इजी है। बट आप अगर बाई चांस ट्रिकी आ जाए तो आपके पास कैलकुलेटर तो होता ही है, कर लेना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हर्ट्ज अपॉन मेगा हर्ट्ज हमें पता है कौन सी यूनिट देगा, पीपीएम। तो हम इसको सॉल्व करने निकलते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 आ गया, और इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 9, ठीक है। तो 39 डिवाइड बाई 10 जब करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 3.9 किस में आ रहा है, पीपीएम में। देखो ऊपर क्वेश्चन में पीपीएम में पूछा गया है, देखो ऊपर नजरें दौड़ाओ, देखो पीपीएम 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 पूछा गया है, मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो सही है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 3.9। और 3.9 ही लिखा हमने क्योंकि इसने लिखा राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर इसके आगे इसने लिखा होता कि इसको डेसिमल प्लेस में नहीं लिखना है, मतलब इसको डेसिमल प्लेस में नहीं लिखना है, तो 3.9 को हम लोग क्या लिख देते,
4 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट भी जो है ना राउंड ऑफ, ये वाला, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये भी जैम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसको भी याद रखना, ठीक है। चलो ये केमिकल शिफ्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी, ठीक है। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखा है ए बी, द एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम J इज इक्वल टू 0 टू J इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का है जो सर ने अभी पढ़ाई है रिसेंटली, और थर्ड वाला जो लेक्चर है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो सर ने लिया था रोटेशनल का, वहीं से आया क्वेश्चन। स्टेट इज 3.9, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स, ये जरूरी है, सेंटीमीटर इनवर्स में है, ये क्या है, एनर्जी है ना, तो सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो आंसर भी सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है। इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे जूल में दिया गया हो या सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको देखना है सबसे पहले। फिर उसके बाद द एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा, ये तो भले ही नेट जून 2012 का है, बट इस टाइप के कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं आईटी जैम में। अब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है, पहली बात तो रोटेशनल ट्रांजिशन देख लिया आपने, फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो ये कॉन्सिक्यूटिव है कि नहीं है। हाँ सर, ये तो कॉन्सिक्यूटिव है, 0 से 1 जा रहा है और 3 से 4 जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं डेल्टा जे निकालूं, 1 माइनस 0, तो ये हमारा क्या आ गया, +1 आ गया, और ये क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है, मैंने वहां पे पढ़ाया था। तो एक कॉन्सेप्ट ये रिवाइज हो गया कि +-1 आना चाहिए। अब देखो 3 से 4 जा रहा है, तो यहाँ पे भी डेल्टा जे क्या है, डेल्टा जे है 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, हाँ +1। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा अलाउड ट्रांजिशन है, किसमें, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको फॉर्मूला पता था जब हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते थे, फॉर्मूला एनर्जी का क्या आता था, E इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। अब जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। और फिर सर ने एक फॉर्मूला और दिया था कि अगर कॉन्सिक्यूटिव लेवल में क्या हो रहा हो, क्या, फॉर कॉन्सिक्यूटिव लेवल ट्रांजिशंस, कॉन्सिक्यूटिव लेवल में ट्रांजिशंस हो रहे हो ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, E इज इक्वल्स टू 2bj+1। हाँ बच्चों, E इज इक्वल्स टू 2bj+1। कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ पे j रखो, एक बार j+1 रखो, दोनों को माइनस कर दोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 2bj+1। घर में करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, देखो उसकी एनर्जी दे रखी है उतनी 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी एनर्जी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, बी की वैल्यू से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हमारा पहले हम लिखते हैं ई, ई क्या है, ई 0 से 1, यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो, 0 से 1 जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2b, और देखो यहाँ पे खेल हो जाता है बच्चों के साथ, j+1 में j की वैल्यू क्या रखें, तो मैंने बताया कि जब j हो तो GS रखो, ग्राउंड स्टेट, और जब j+1 आपको रखने की इच्छा हो तो क्या रखो, एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या है, j+1 अगर आप चाह रहे हो रखना तो j+1 की जगह 1 रखोगे, और अगर आप j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो तो आप 0 रखोगे। कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर आपने j+1 के फॉर्मूले में 1 रख के 1+1 कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी j वैल्यू है, jth लेवल है, और ये हमारा j+1th लेवल है। समझ में आ रहा है ना जो मैंने कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे j+1 लेवल कौन सा है, 1, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। और E इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक हमसे पूछा गया, देखो 3 से 4 पूछा गया, 3 से 4 पूछा गया, ठीक है। 2bj+1 कौन सा है, j+1 लेवल हमारा 4th, ठीक। एनर्जी दी गई है, इसको क्या करो, आपस में डिवाइड कर दो, इसको आपस में डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले की एनर्जी कितनी दे रखी थी, 3.9, 3.9 अपॉन में ये एनर्जी हमको निकालनी है थर्ड से फोर्थ में जाने की, इक्वल्स टू 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 4, तो E इधर गया ये इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3.9 इंटू क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई करो,
9 4 36, 3 कैरी 12, 13 14 15 और आ गया 15.6 यूनिट। खास ध्यान रखना सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा गया था और सेंटीमीटर इनवर्स में ये वाली यूनिट भी दे रखी थी, इसलिए यही आएगा। तो आंसर हमारा क्या है, 15.6 दे रखा है। हाँ देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 15.6, ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, E = BJ J+1। जे मैंने बताया था रोटेशनल क्वांटम नंबर हमारा, और बी क्या है हमारा, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया कॉन्जिक्यूटिव लेवल का। ये फॉर्मूला अच्छे से बाय हार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 फॉर्मूले हैं बस, इसको अच्छे से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन उसी से निपट जाएंगे। फिर आपने क्या किया, आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन में ऐसे करके रखा, आपने वैल्यूज पुट करी, जैसे ही आपने वैल्यूज पुट करके उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर था। ठीक, तो हमारा ये 11th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कब आया था, नेट जून 2012 में आया था। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या है, ये भी रोटेशनल वाले का पार्ट है। क्या कह रहा है, द सिमेट्रिक रोटर। अरे वाह, सर ने अलग अलग टाइप के रोटर बताए थे। हाँ याद है कि भूल गए, अगर भूल गए हो तो चलो याद करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में याद कराऊंगा। क्या लिखा था सर ने, सर ने रोटर लिखा था, सर ने रोटर लिखा था, रोटर के बाद क्या लिखा था सर ने, सर ने लीनियर लिखा था, याद है। फिर उसके बाद सर ने क्या लिखा था, नॉन लीनियर लिखा था, नॉन लीनियर लिखा था। और फिर नॉन लीनियर के 3 पार्ट किए थे, याद आया कुछ, अब तो याद आ गया होगा। अभी भी नहीं याद आ रहा है तो जाके चैप्टर पढ़ो फिर से। फिर सर ने क्या किया था, स्फेरिकल लिखा था, इधर सर ने क्या लिखा था, एसिमेट्रिक लिखा था, और इधर सर ने क्या लिखा था, सिमेट्रिक लिखा था। अब तो पूरा याद आ गया। फिर सिमेट्रिक में सर ने क्या लिखा था, सिमेट्रिक के अंदर सर ने 2 पार्ट किए थे, देखो मुझे कितने अच्छे से याद है। सिमेट्रिक में सर ने 2 पार्ट किए थे, प्रोलेट किया था और ऑब्लेट किया था। ये सर ने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ना, यस, जाओ जाके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ बताऊंगा। क्या कह रहा है, सिमेट्रिक रोटर हमसे पूछा है, मतलब ये वाला पार्ट हमसे पूछा है सिमेट्रिक रोटर। मैं साथ साथ यही बता दूंगा जो मैंने फाइंड किया वो प्रोलेट है कि ऑब्लेट है, उसकी कंडीशन बता दूंगा। क्या है, पहला CH4 है, हमको पता है CH4 हमारा क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और परफेक्ट ज्योमेट्री वाले कहाँ आते हैं, हमारे स्फेरिकल में आते हैं, हमको पता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड वाला, अभी इसको अभी यहीं पे रखो, देख लेंगे। फोर्थ वाले पास आओ, CCl4, ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या आ गया, स्फेरिकल आ गया। CH2Cl2, CH2Cl2 क्या है, ये तो यार वही हो गया, क्या C से देखो 2 H लगे हैं 2 Cl लगे हैं, टेट्राहेड्रल बनाने की कोशिश थी बट 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके Cl लगा दिया। ठीक है, तो क्या ये बन सकता है। और ये देखो ये क्या है, यहाँ पे देखोगे तो तुम क्या पाओगे कि इसका जो आएगा पॉइंट ग्रुप, और सर ने बताया था, सर ने बताया था ना C2V, सर ने बताया था C2V पॉइंट ग्रुप वाले क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, सर ने बताया था वाटर के एग्जांपल लेके। तो यहाँ इसमें C2V होगी ज्योमेट्री, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या आ रही थी, C2V ज्योमेट्री आ रही थी, ये गलत हो गया। बचा कौन सा, CH3Cl। अच्छा CH3Cl कैसे होगा, चलो ये हमारा आंसर है, कैसे होगा CH3Cl देखते हैं। ये मैंने बनाया CH3Cl, ये मैंने लिखा C, ये मैंने H, ये H, ये H, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिलो द प्लेन 3D में भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने बताया था कि जो हमारे सिमेट्रिक होंगे उसमें 2 एक्सिस के अलोंग इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा, मैंने ये लिखा था, याद आया, IB = IC लिखा था ना, मतलब या XY ले लो या YZ ले लो या ZX ले लो, उनके अलोंग क्या होगा, सेम इनर्शिया होगा, और तीसरे के अलोंग या ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कम वाला होना चाहिए ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे बच्चों, देखो याद आया कुछ, देखो सर को कैसे याद है, ऐसे ही याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, जो ऑब्लेट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो कभी भी सिमेट्रिक मिल जाए, सिमेट्रिक में अगर फ्लैट मिल जाए तो वो ऑब्लेट होगा, और जो बाकी के जो बचे वो प्रोलेट होंगे।
तो ये कौन सा टाइप का होगा? पहले तो मैंने ये फाइंड किया सिमेट्रिक, क्योंकि इसके इस एक्सिस के अलोंग कुछ होगा इनर्शिया, और हम कहीं से भी हाइड्रोजन के साइड से अगर देख लेंगे तो अलग आएगा इनर्शिया। तो दो तरीके के इनर्शिया आ रहे हैं, और इसके अलोंग जो इनर्शिया होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, Cl और कार्बन की बॉन्डिंग है, यहाँ पे क्या है, Cl और H की बॉन्डिंग है। ठीक है, तो एक एक्सिस के अलोंग कम, एक एक्सिस के अलोंग ज्यादा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में भी कौन सा हो गया हमारा, प्रोलेट हो गया, क्योंकि ऑब्लेट वाले फ्लैट होते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, क्या पूछा गया था, सिमेट्रिक रोटर पूछा गया था, CH3Cl है, और CH3Cl किस टाइप का है, प्रोलेट टाइप का है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सर ने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। बाकी आप स्लाइड में देख लो जाके, सर ने क्या क्या और कंडीशन बताई थी। इसमें सब इक्वल बताया था कि क्या बताया था, इसमें सर ने क्या बताया था कि एक के अलोंग 0 होगा, दो के अलोंग इक्वल होगा। इसमें क्या बताया था सर ने, तीनों के इक्वल होगा। इसमें क्या बताया था, एक भी इक्वल नहीं होगा। और फिर सर ने इसके एग्जाम्पल बताया था, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, जाके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, सारे कॉन्सेप्ट में लेके आऊँ, सब रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो ये कौन सा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट इन द माइक्रो स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये क्या लिखा है ये पढ़ो पहले, क्वेश्चन तो बाद की बात है। रोटेशनल कांस्टेंट मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसमें पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रोवेव रीजन में। तो एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और छुपा है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा रोटेशनल कांस्टेंट और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टडीड इन ए माइक्रोवेव, बी IR, सी रेडियोवेव, डी इंफ्रारेड, या कुछ भी यूवी। तो आप क्या टिक लगाओगे, माइक्रोवेव टिक लगाओगे। ठीक, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया। क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट कब आया है, नेट दिसंबर 2015। क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, याद करो, याद करो, B इज इक्वल्स टू H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर I। ये फॉर्मूला था, याद आया B का। और B क्या है, वही E इज इक्वल्स टू BJ+1 वाला B, रोटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर हम B को खोलते थे तो क्या आता था, नहीं सॉरी, अगर I को खोलते थे तो क्या आता था, I इज इक्वल्स टू म्यू R² आता था, म्यू R²। म्यू क्या था हमें पता था, रिड्यूस मास, और R क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हमें पता है। देखो ये फॉर्मूला याद आया ना, ठीक है। अब अगर इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते थे तो क्या हमें मिल जाता था, हमें मिल जाता था सर एक फॉर्मूला मिल जाता था, B इज इक्वल्स टू H² अपॉन क्या है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, I की जगह हम लोग क्या रख दे, म्यू R²। सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद कर लो फिर I का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता था, ये फॉर्मूला बन जाता था। तो इससे हम क्या रिलेशन निकाल लें बच्चों, यही पॉइंट है, इससे हम क्या रिलेशन निकाल लें, इससे हम ये रिलेशन निकाल लें कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, म्यू। और मतलब ये है कि म्यू की वैल्यू अगर बढ़ेगी, अगर म्यू की वैल्यू बढ़ी तो क्या होगा, हमारा रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। बस ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, बस अब क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, रिड्यूस मास बस हमको देखना है, देखो कोई दिक्कत नहीं। अब रिड्यूस मास देखने में भी स्मार्टनेस लगानी है, बहुत ज्यादा अब इसमें बेवकूफ नहीं बनना है। क्या कह रहा है, N है, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद कार्बन आता है, ठीक है, हमें पता है बोरोन कार्बन फिर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन आता है, फिर उसके बाद ये देखो, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन। सबसे पहले बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ठीक, ऐसे करके देखो साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ एग्जाम में तुम्हें कोई देखने नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें एक पेज मिलता है ना, उसमें लिख लो। लिखोगे तो तुम्हें तुम्हें इजी पड़ जाएगा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि फिर फ्लोरीन से क्लोरीन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज आता है, मतलब क्लोरीन हमारा सबसे हैवी है, और यही खेल है बस। अब देखो यहाँ कितने, एक क्लोरीन लगा है, ठीक है, यहाँ एक क्लोरीन लगा है, यहाँ एक क्लोरीन लगा है, यहाँ एक भी क्लोरीन नहीं लगा है, तो इसको तो पहले कट कर लो। ठीक, तीन ऑप्शन हमारे पास बचे। अब क्लोरीन के साथ फ्लोरीन भी लगा दिया,
यहाँ पे तो छोटे छोटे लगे हैं, 2 कार्बन लगे हैं, हाँ 2 कार्बन तो इसमें भी है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और कार्बन से भी छोटा बोरोन लगा दिया, तो ये तो ऐसे ही हटा दो। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों ज्यादा हैवी हमें दिख रहे हैं। अब इसको कैसे कंपेयर करें, देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक क्लोरीन से एक क्लोरीन कैंसिल हो गया। अब फ्लोरीन ज्यादा हैवी होता है कि हाइड्रोजन ज्यादा हैवी होता है, तो हाइड्रोजन तो लेस हैवी होता है, पहला ऑप्शन कट हो गया। ये हमारा सबसे हैवीएस्ट हो गया, क्या इसका रिड्यूस मास सबसे ज्यादा हाई आएगा। क्या मैंने सॉल्व किया, क्या मैंने एटॉमिक मास सबका रखा, फ्लोरीन का रखा, फिर क्लोरीन का रखा, कार्बन का रखा, हाइड्रोजन का रखा, सबका सॉल्व किया, घंटों लग जाएंगे, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो आपने क्या किया, कंपेयर किया, जैसे आपने देखा ये दोनों आपने निकाल लिए, ये दोनों हमारे पास ऑप्शन बन रहे थे, ठीक। तो आपने कंपेयर किया, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, फिर एक Cl से एक Cl कट गया, फिर हमारे पास कंपैरिजन में क्या था, फ्लोरीन था या हाइड्रोजन था, तो आपने क्या किया, फ्लोरीन वाला हैवी था, और हमें पता है जब हमारा रिड्यूस मास बढ़ेगा मतलब सबसे ज्यादा रिड्यूस मास जहां पे होगा उसका रोटेशनल कांस्टेंट सबसे कम होगा। क्या क्वेश्चन में सबसे कम पूछा गया था, स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट पूछा गया था, मतलब हमें क्या देखना था, हाईएस्ट म्यू की वैल्यू देखनी थी, तो हाईएस्ट म्यू की वैल्यू इसमें आ रही थी, तो हमारा ऑप्शन ये। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ का था, देखो बिल्कुल मतलब ऐसे क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, मतलब बिल्कुल पिक कर लिया हूँ कि मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक पूरा सब रिवाइज हो जाए, सारे फॉर्मुलेज रिवाइज हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा मैंने तो वहां पढ़ाया, मैंने वहां जैम के PYQ करवाए। अब अदर एग्जामिनेशन जो आप कभी ना कभी तो दोगे ना, गेट भी दोगे, नेट भी दोगे, है ना, तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जो बिल्कुल मतलब इजी लेवल के हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, वो आप सॉल्व कर लो बस। रिवीजन ऐसे ही होता है बच्चों, लास्ट मिनट में, लास्ट दिनों में ऐसे ही रिवीजन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसमें ये कह रहा है, ऑफ द वाइब्रेशनल मोड गिवन बिलो द IR एक्टिव नोड्स, अरे वाह, ये तो CO2 वाला केस है, और क्या है ये, हाँ ये मजेदार है। देखो एक ट्रिक और बताता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोड्स इज आर, बट यहाँ ऑप्शन क्या बना दिए गए, 1 1 2 2 3 एंड 2 3, ठीक। क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है, उस टाइम गेट में हो सकता है MSQ नहीं आते थे, बट आपके जैम MSQ आते हैं, तो इसको MSQ ऐसे बना सकता है, ठीक है। कैसे बना देगा, पहले वाले में ऐसे लिख देगा, दूसरे वाले में ऐसे लिख देगा, है ना, तो वहां पे ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, वैसे ही। तो अब इसमें हम लोग चेक करते हैं। अब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या, लास्ट क्लास में ही बताया था, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का बताया था ना, और मैंने उसमें CO2 का ही एग्जांपल लिया था कि CO2 के कितने आते हैं, बट उसमें से कितने एक्टिव होते हैं, कितने इनएक्टिव होते हैं। तो आपको पता है कंडीशन, आपको क्या कंडीशन पता है कि जो सिमेट्रिक होगा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा म्यू होता है 0, और म्यू क्या है हमारा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और मैंने सबसे पहली क्लास में यही बताया था बच्चों, क्या बताया था कि डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, है ना। तो डाइपोल मोमेंट अगर आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा वो IR एक्टिव हो जाएगा। और एसिमेट्रिक में क्या है, एसिमेट्रिक में देखो डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, जब नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, ये हमारा IR एक्टिव होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट है ना। मतलब इन्फ्रेंस क्या निकला, इन्फ्रेंस ये निकला कि डाइपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो हो तो वो हमारे जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो क्या होगा, IR एक्टिव, ठीक है। ये फंडामेंटल जो है ना, इसको अच्छे से अपनी बुक में नोट कर लो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आने वाले टाइम में ही पूछा जा सकता है, ठीक। अब इसमें हम देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट ड्रॉ करते हैं। देखो आप देख सकते हो ये कौन सी स्ट्रेचिंग है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, हाँ बच्चों देखो कैसे मैंने देखा, ये हमारा कार्बन सेंटर है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ ना बना के मैं यहाँ बनाता हूँ, ये कार्बन सेंटर है, इससे जितना इधर स्ट्रेच हो रहा है उतना ही इधर भी स्ट्रेच हो रहा है, तो डायपोल मूवमेंट हमारा क्या है, 0 है।
डायपोल मोमेंट हमारा 0 है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस में पहले क्या पूछा, आई आर एक्टिव पूछा है, एक्टिव इनएक्टिव भी देख लेना। तो आई आर एक्टिव का मतलब क्या, हमारा डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आना चाहिए, तो ये 0 आ रहा है, तो 1 जिस जिस ऑप्शन में उसको पहले एलिमिनेट कर दो, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी सबको देखते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या आ रहा है, ये हमारा ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट देखो उधर की तरफ जा रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो यस, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है हमारा आई आर एक्टिव। तो सेकंड वाला किसमें, थर्ड ओनली, नहीं सेकंड वाला भी तो हमारा एक्टिव है, तो ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। अब चेक करते हैं क्या थर्ड वाला है कि नहीं, चलो थर्ड वाली तरफ आते हैं। अरे ये तो बेंडिंग टाइप का है, क्योंकि देखो प्लेन के बाहर भाग रहे हैं, हो सकता है ये उसी प्लेन में ऐसे करके पड़े हों और कार्बन हमारा इधर जा रहा हो, ऑक्सीजन ये वाला और ये वाला वो दोनों इधर जा रहे हो, मतलब समझे कि दोनों ऑक्सीजन उधर जा रहे हो, एक कार्बन इधर आ रहा हो, ऐसे हो रहा हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो दो ऑक्सीजन एक तरफ जा रहे हैं और एक कार्बन एक तरफ आ रहा है, दोनों की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से दोनों का डायपोल मूवमेंट, नेट डायपोल मूवमेंट अलग अलग होगा। मतलब कहने का ये है कि डायपोल मूवमेंट यहाँ पे भी नॉन जीरो, ठीक, क्लियर। इसका डायपोल मूवमेंट कुछ होगा और इन दोनों का कम्युलेटिव डायपोल मूवमेंट कुछ होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आई आर एक्टिव है ना, ये भी आई आर एक्टिव है, ये भी आई आर एक्टिव है, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला किस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें ओनली ये वाला ऑप्शन है। क्लियर हो गया, देखो कितना सिंपल सा था, कहाँ आया हुआ है, गेट में आया, और लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 2016 में आया हुआ है। हो सकता है इस टाइप का कॉन्सेप्ट आईआईटी जैम में 2023 में क्या हो जाए, फिर से रिपीट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आई होप आज जितने भी मैं PYQs लेके आया था, देखिए मैंने लेक्चर कंप्लीट किए, लेक्चर के साथ मैंने आईआईटी जैम के PYQs सॉल्व कराए, ठीक, वो वहाँ पे वो पार्ट खत्म हो गया। अब बच्चों के दिमाग में दुविधा थी कि और क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, टेस्ट सीरीज से लाएं, DPP से लाएं, वो तो आप बात की बात है, वो तो आप कर ही रहे हैं, बट जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में लाइक गेट एंड CSIR नेट, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में से सेलेक्ट करना कि हाँ ये क्वेश्चन आईआईटी जैम के लेवल का है, वो काम मैंने आज कर दिया। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट लीप ये था, लास्ट लीप का मतलब अब इसके बाद आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप लेक्चर पढ़िए, उसके रिगार्डिंग DPPs आपने सॉल्व कर ली होगी, टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज जो मैंने लेक्चर लिया, जो मैंने सारे PYQs डिफरेंट एग्जामिनेशन के सॉल्व कराए, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप अपने अपने घरों में अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए,